हाय मेरी एवेंजर्स आर्मी, मेरा चैनल अमन पठन कथन जिस पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 9 का साइंस का फिजिक्स का पार्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें सबसे पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मोशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं गति। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको 11th के फिजिक्स में भी मिलेगा। वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जाएगा और यहाँ पे अगर आप समझ लेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो पढ़ते हैं मोशन, गति। गति क्या होती है, जैसे हम अपने बिहेवियर नॉलेज से समझे। बिहेवियर नॉलेज में क्या है, जैसे कि अभी इस टाइम मैं गति ही कर रहा हूँ। जैसे कि कोई भी पिंड या कोई भी वस्तु जब अपने स्थिति में चेंज लाए, मतलब कि मेरा पोजीशन यहाँ पे है और मैं टाइम के सापेक्ष, मतलब कि टाइम के साथ साथ अपने मोशन, मतलब अपने पोजीशन को चेंज करता रहूँ। जैसे एक बाइक है, बाइक एक स्पीड पे चल रही है, तो बाइक 1 सेकेंड में अपने पोजीशन को छोड़ के आगे बढ़ जाएगी। तो मतलब कि अगर इसको हम डिफ़ाइन करें तो कुछ ऐसा बनेगा। मोशन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो किसी वस्तु या पिंड की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। मतलब कि अगर ये मार्कर अगर यहाँ पे है, स्थिर है, और एक समय के बाद अगर ये अपनी स्थिति बदल ले, यहाँ से यहाँ हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड जब अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन लाता है तो उसे हम गति कहते हैं। बहुत ही ईजी है। अब पढ़ते हैं गति की अवस्था, मतलब कि कौन कौन से स्टेट हो सकते हैं। जैसे हमारी अवस्थाएं क्या हैं, कभी हम रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी गाते हैं, तो ये सारी क्या है, हमारे स्टेट हैं, हमारे फीलिंग्स की स्टेट है। मतलब कि हमारी फीलिंग्स क्या क्या होती हैं। तो ऐसे ही हमारे मोशन के भी स्टेट होते हैं, अवस्थाएं होती हैं। तो मोशन 2 टाइप्स के होते हैं मेनली, मतलब कि मोशन नहीं, मोशन के स्टेट होते हैं 2 टाइप्स के। यहाँ पे कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करिएगा। अगर कोई पूछे कि टाइप ऑफ मोशन क्या होते हैं तो ये अलग है, अभी आगे बताऊँगा। लेकिन अगर कोई पूछता है स्टेट ऑफ मोशन क्या होते हैं, मतलब कि गति किस किस अवस्था में रह सकती है, तो 2 अवस्था में रह सकती है। पहला तो रेस्ट इन मोशन, और दूसरा क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट, और एक होता है स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब कि एक रेस्ट में रह सकता है और एक मोशन में रह सकता है। हिंदी में बोले तो एक विरामावस्था में और एक गति अवस्था में। जैसे कि अगर हमारे सड़क पे चलती हुई जो गाड़ियां हैं वो किस अवस्था में है, गति अवस्था में है, जो चल रही हैं लगातार मतलब टाइम के हिसाब से क्या बदलती जा रही हैं अपनी पोजीशन को। और हमारे घर पे जो गैराज में जो गाड़ियाँ रखी हुई हैं वो क्या है, वो विरामावस्था में है, वो चल नहीं रही हैं। जब कोई भी वस्तु अपने समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ना करे तो वो किस अवस्था में होगी, विरामावस्था में। और कोई भी वस्तु अगर समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन कर ले तो वो गति अवस्था में रहेगी। सिंपल सी बात है, समझ में आया। गत्यावस्था, विरामावस्था, स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट। गत्यावस्था को बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन और विरामावस्था को बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। अब आगे आते हैं गति के प्रकार। अब कोई पूछे कि अब गति कितने टाइप्स के हो सकते हैं, जो गति मुख्यतः तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ पे सिर्फ हम 5 ही पढ़ेंगे। होते तो और 2 एक्स्ट्रा हैं, लेकिन हम यहाँ पे यही पढ़ेंगे। सबसे पहली बात करते हैं सरल रेखीय गति, लीनियर मोशन। मान लीजिए कि कोई एक स्ट्रेट रोड है, एक स्ट्रेट रोड है जिस पे एक साइकिल है, जिस पे एक साइकिल है, जो एक चालक है जो उसको चला रहा है। ठीक है, अच्छा साइकिल नहीं बनेगा, लेकिन कोई बात नहीं, जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ये साइकिल है और ये साइकिल इस स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, एकदम स्ट्रेट है, किसी स्ट्रेट रोड पे चल रही है। तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। मतलब कि सरल रेखीय गति का मतलब कि किसी एक स्ट्रेट रोड पे, स्ट्रेट सड़क पे कोई चीज़ मोशन कर रही है तो उस मोशन को, उस गति को हम सरल रेखीय गति बोलेंगे। ठीक है, कहीं वहाँ पे कर्व ना हो, मोड़ ना हो, एकदम स्ट्रेट हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे को, लगभग सीधी ही होती है वहाँ पे रोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक समान वृत्तीय गति। अब दूसरा टाइप का कौन सा है, एक समान वृत्तीय गति। वृत्तीय गति आप लोगों ने बहुत ही, अभी ओलंपिक हुआ है या फिर कोई भी मैराथन होता है, या कई बार सुबह सुबह में लोग दौड़ने जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक सर्कल के परिधि पर घूमते हैं। परिधि, सर्कमस्टेंस, मतलब कि जैसे ये अगर कोई भी एक यहाँ पे बंदा है
और वो क्या करेगा, इस सर्कल के परिधि पर क्या करेगा, चक्कर लगाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको परिभाषित करें तो ये कहेंगे कोई भी पिंड या कोई भी वस्तु किसी वृत्तीय पथ की परिधि पर समान समय में समान गति करता है तो ऐसे गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी एक मतलब पॉइंट है और वो पॉइंट क्या कर रहा है, किसी एक चीज़ के परितः क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, एक घड़ी की जो सुई है, सुई को नहीं लेंगे, वो अलग प्रकार का मोशन हो जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अच्छा आप लोगों ने एक छोटा सा एक बच्चे वाला जो गेम होता है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे पॉइंट होता है और उसको हम जब दबाते हैं तो वो एक जो उसमें मतलब गोली रहती है वो क्या होती है, चारों तरफ घूमती है, उसको ही मान सकते हैं वो एक वृत्तीय गति करती है। या फिर कोई एक मैराथन का फील्ड है, मतलब दौड़ने वाली फील्ड है, एथलीटों वाली, और वो लोग सर्कल के परिधि पर क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ऐसे भी गति को हम क्या बोलेंगे, एक समान वृत्तीय गति बोलेंगे। समान समयांतराल में समान गति के साथ वृत्तीय पथ पर गति करने वाले को हम क्या बोलेंगे, एक समान वृत्तीय गति बोलेंगे। नेक्स्ट है दोलन गति या कंपन गति, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन जो होता है वो क्या होता है, दोलन गति क्या होता है। तो दोलन गति क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ दोलन गति क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि सरल लोलक की कोई सरल लोलक है, ठीक है, इस घड़ी में जो अलार्म वाले होते हैं वो, या फिर मान लीजिए कि एक आपने ये मान लीजिए मार्कर है और इस मार्कर में मैंने एक धागा बांध दिया और धागे में क्या किया, एक कंकड़ का पत्थर ले लिया, ठीक, और इसको ऐसे लटका दिया, ऐसा ही मानिए। ठीक है, जैसे ये मेरा मार्कर है और इस पर क्या किया, मैंने बांध दिया और ये एक मेरे पास पत्थर है और उस पत्थर को मैंने क्या किया, ऐसे थोड़ा सा मार दिया। अब ये जब इसे मार दूंगा तो ये इधर जाएगा, ठीक है, और फिर कहाँ जाएगा, फिर ये एक बार इधर को जाएगा। क्लियर है। तो दोलन गति किसे कहते हैं, एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि जब कोई भी पिंड या वस्तु अपने साम्य स्थिति का मतलब ये होता है कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब कि पहले सबसे पहले ये था, साम्य स्थिति के इधर उधर अगर कोई भी चीज़ मोशन करती है तो उसको हम बोलेंगे दोलन गति। दोलन का मतलब क्या होता है, हिलना डुलना। ठीक है, तो क्या करेगा कि ये मेरी साम्य स्थिति है और साम्य स्थिति से मैंने इसको थोड़ा सा धक्का दे दिया तो एक बार इधर को जाएगा, फिर एक बार साम्य स्थिति में आएगा, फिर एक बार इधर को जाएगा, फिर एक बार आएगा, फिर एक बार इधर को जाएगा। ठीक है, तो अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर कोई भी चीज़ अगर गति करती है तो वो दोलन गति कहलाती है। अब कंपन गति क्या होती है, इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे सब लोगों ने क्या किया होगा, जैसे देखा होगा सिलाई मशीन की जो सुई होती है, निडल जो होती है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़, मान लीजिए मैं बताता हूँ उसको, जो निडल होती है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, मान लीजिए ये इसकी साम्य स्थिति है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में ऐसे रह रही है, ठीक, तो इसका पॉइंट ये है। अब इसको क्या किया गया कि ऊपर से प्रेस किया गया तो एक बार जाएगा नीचे, फिर एक बार ऊपर जाएगा और फिर एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे। ठीक है, तो ये भी सेम प्रोसेस इसी का होता है, ऑसिलेटरी का, लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि दोलन गति में वो अपने साम्य स्थिति के दाएं और बाएं बस करेगा, लेकिन कंपन गति में क्या होता है कि वो अपनी साम्य स्थिति के ऊपर या नीचे, ऊपर नीचे करेगा। क्लियर है। वैसे जैसे मशीन की जो सुई देखी आप लोगों ने ना, मशीन की सुई पहले ऐसे रहती है और फिर जब चलती है तो नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है और लास्ट में फिर जाके अपने साम्य स्थिति पर रुक जाती है। जब मतलब कि पैर चलाना बंद करते हैं दर्जी लोग तो आप अपने बिहेवियर नॉलेज से समझ सकते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ ले सकते हैं, झूला आप लोग झूलते होंगे, पहले झूला एकदम पेड़ की डाली के एकदम ठीक मतलब सीध में होता है और फिर जब कोई आपको धक्का देता है तो वो झूला क्या होता है, अपनी साम्य स्थिति के आगे जाता है, फिर पीछे जाता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे जाता है। तो वो दोलन गति का एक और उदाहरण बहुत ही अच्छा सा है। अगला घूर्णन गति क्या होता है, घूर्णन का मतलब कि एक ही जगह पे घूमते रहना। इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, लट्टू आप लोगों ने नचाया होगा या कभी देखा है लट्टू को नाचते हुए।
तो क्या होता है, लट्टू जो होती है वो अपने ही धुरी पे, मान लीजिए ये लट्टू है, उसकी जो नोक होती है वो उसकी धुरी पे ही नाचती है और लट्टू उसके ऊपर, उसके चारों तरफ नाचता है। ठीक है, लट्टू में नोक लगी होती है ना, ऐसा होता है ना लट्टू भैया। ये लट्टू है, तो लट्टू की ये जो नोक होती है वो धरती से सटी हुई होती है और वो क्या करती है, यहाँ पे नाचती है और ये इसके चारों तरफ क्या करता है, राउंड लगाता है। या फिर सबसे आसान सा तरीका, घड़ी देखा है, घड़ी, तो घड़ी में जो सेकंड की सुई होती है वो इस पॉइंट के चारों तरफ क्या करती है, गति करती रहती है। तो जब वस्तु अपने अक्ष के परितः चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं। मतलब अपने एक्सिस के चारों तरफ, अक्ष के चारों तरफ अगर वो गति करेगी तो उसको हम बोलेंगे घूर्णन गति बोलेंगे। अनियमित गति क्या होती है, लास्ट वाला ऑप्शन है अनियमित गति। बिहेवियर नॉलेज से सबसे अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक सड़क है, ऐसे जा रही है और एक ही बार में यहाँ पे मोड़ है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ है, फिर आगे जाने पे फिर यहाँ पे मोड़ है, ऐसे मोड़ है। ठीक है, तो अगर कोई बाइक वाला आता है तो यहाँ से मान लीजिए वो आता है 40 की स्पीड में, 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड में। ठीक है, लेकिन जब ये मोड़ पे आएगा तो वो ब्रेक तो लेगा ही, क्योंकि वो अगर बिना ब्रेक लिए गया तो भैया गया दरेसी में खल, तो फिर उसको टांग के लेके जाना पड़ेगा, गाड़ी वालों को भी गाड़ी भी लेके जाना पड़ेगा, इंश्योरेंस वालों को फिर फ़ोन करना पड़ेगा। भाई का लाइफ इंश्योरेंस होगा तो बच जाएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। अब यहाँ पे मोड़ आ गया तो इसकी स्पीड में क्या हो गई, कमी हो गई, 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी आएगा तो फिर थोड़ा सा कम करेगा, मतलब 15 हो जाएगा। और फिर अब यहाँ से थोड़ा सा सीधा पड़ेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड अभी बढ़ाने की कोशिश करेगा, 30 तक पहुँचा ही होगा कि तब तक फिर मोड़ आ जाएगा, तो फिर 15 करना पड़ेगा उसे। फिर यहाँ पे क्या करेगा, फिर 10 तक हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो मोशन हो रहा है वो जो है स्पीड जो है वो घटती ही जा रही है, मतलब कि कभी 40, कभी 20, कभी 15, कभी 30, कभी 15, कभी 10। कहने का मतलब क्या है, अनियमित का मतलब क्या होता है, अनियमित का मतलब ये होता है इर्रेगुलर। ठीक है, जैसे कि एक आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे जो इर्रेगुलर आते होंगे, एक दिन आते हैं तो 4 दिन नहीं आते हैं, फिर 5वें दिन 2 दिन आएंगे लगातार तो फिर 4 दिन नहीं आएंगे, इरेगुलर लोग होते हैं। वैसे ये भी इरेगुलर है, अनियमित, रैंडम का मतलब ये होता है कि अपने मन से जो भी करना है वो करेगा, कभी 30 पे चलेगा, कभी 40 पे चलेगा। तो ऐसी गति जिसमें समयांतराल के साथ साथ उसके चाल में भी परिवर्तन होगा, उसकी गति में भी परिवर्तन होगा, तो ऐसी गति को हम अनियमित गति बोलते हैं। क्लियर है? अब आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है इसको समझना। अदिश और सदिश, अदिश का मतलब जिसमें दिशा न हो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जिसमें दिशा न हो, केवल परिमाण हो, उसे हम अदिश राशि बोलते हैं। और ऐसे अगर मान लीजिए अगर हमको डिफाइन करना है इसको, तो क्या कहेंगे कि ऐसे राशि जिसमें दिशा नहीं होती है, परिमाण की सिर्फ आवश्यकता होती है, उसे हम अदिश राशि बोलते हैं। सदिश का मतलब दिशा के साथ, मतलब कि परिमाण, ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उस राशि को हम क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, और इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी। अदिश को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं और सदिश को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर है? उसके एग्जाम्पल क्या है, चाल, दूरी, समय, दाब। अगर हम समय पता करते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि 5 बज रहा है और इस दिशा में बज रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। या फिर अगर हम चाल की बात करें तो चाल, हम 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, लेकिन किस दिशा में चल रहे हैं ऐसा कोई वहाँ पे नहीं बताया जाता है। सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण को बोलते हैं इंग्लिश में मैग्नीट्यूड। परिमाण क्या होता है, परिणाम और परिमाण दोनों अलग चीज़ें हैं। परिणाम जो होता है वो रिजल्ट होता है, और परिमाण जो होता है वो एक अलग चीज़ है। परिमाण का मतलब होता है किसी भी चीज़ की मात्रा। जैसे अगर हम किसी भी दुकान पे जाते हैं तो अगर हम कुछ लेने जाते हैं, मतलब कि मान लीजिए कि हम लेने गए तेल, सरसों का तेल लेने गए, और वहाँ पे हमने दुकानदार से कहा कि मुझे 1 चाहिए, तो वो नहीं समझेगा। आप उसके परिमाण को बताइए, मैग्नीट्यूड को बताइए, कितने मात्रा में आपको चाहिए। 1 कितना चाहिए, 1 लीटर चाहिए, 1 पाव मतलब कि 250 ग्राम चाहिए। तो हमें जो क्वांटिटी, जो मतलब नंबर के साथ जो
लगा रहे हैं वो मैग्नीट्यूड है, जैसे 250 ग्राम, तो ग्राम क्या है इसमें, मैग्नीट्यूड है। आप उसकी मात्रा को बता रहे हैं, परिमाण का मतलब मात्रा है, तो उसकी मात्रा को आप बता रहे हैं। क्लियर है? वैसे ही सदिश राशि है परिमाण प्लस दिशा। तो बल की अगर बात करेंगे तो किस दिशा में लगा रहे हैं और कितने परिमाण मतलब कितने न्यूटन में लगा रहे हैं। मतलब बल को हमेशा न्यूटन में मापते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, अगला चैप्टर वही है। और त्वरण भी एक सदिश राशि है, उसमें भी हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होगी। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, दूरी तथा विस्थापन। बहुत ही कंफ्यूजिंग थोड़ा सा ये टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। दूरी तथा विस्थापन बहुत ही 3 ही शब्दों में मैंने लिख दिया है। दूरी टोटल कवर्ड लेंथ, मतलब कि अगर मैं एक पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ चलना और मैं 4 किलोमीटर चला और फिर इस पॉइंट से मैं 5 किलोमीटर चला और फिर इस पॉइंट से मैं 6 किलोमीटर चला और फिर इस पॉइंट से मैं 5 किलोमीटर चला, तो ये A to B to C to D और to E। तो अगर मुझे इसका डिस्टेंस पता करना है तो मैं टोटल लेंथ को काउंट करूँगा, 4 + 5 + 6 + 5। अगर कोई इसका D निकालने के लिए मुझे बोले तो मैं 4 + 5 + 6 और +5 किलोमीटर जोड़ लूँगा, जितना 4 5 9 6 15 5 20 किलोमीटर। अगर कोई पूछता है डिस्टेंस क्या होता है, तो किसी पिंड द्वारा या किसी वस्तु द्वारा तय की गए पथ की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। टोटल कवर्ड लेंथ, मतलब कि जितना भी लंबाई वो कवर करेगा उस सारे लंबाई को, लेंथ को जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, दूरी बन जाएगी। अब बात करते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? डिफरेंस ऑफ इनिशियल पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट मिनिमम। मतलब कि वो चीज़, जैसे मान लीजिए कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पे एक बच्चा है जो अपने घर से स्कूल को जाता है और उसके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है, और फिर वो बच्चा स्कूल से फिर घर को वापस चला आता है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर वो गया, ठीक, और फिर 5 किलोमीटर फिर वापस वो चला है। और अगर इसको अगर हम कहें कि कितनी दूरी उसने तय की, तो वो 5 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर आया, तो दूरी तो इसकी हो जाएगी 5 और +5 = 0। क्लियर है? लेकिन अगर हम ये याद करें कि विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो भी उसकी लंबाई होगी, तो वो किस पे डिपेंड करेगी, वो प्रारंभिक स्थिति, इनिशियल उसका जो पोजीशन होगा और लास्ट पोजीशन जो होगा, उसके बीच की जो मिनिमम डिफरेंस होगा, न्यूनतम जो दूरी होगी, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। डिफरेंस ऑफ इनिशियल पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, मतलब कि यहाँ से उसने शुरुआत किया और यहीं पे उसने ख़त्म किया, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, उसे हम कहेंगे विस्थापन। तो इसका विस्थापन अगर कोई पूछेगा तो उसी पॉइंट पे उसने स्टार्ट किया और उसी पॉइंट पे उसने लास्ट किया है, तो क्या उसी पॉइंट पे स्टार्ट भी किया, उसी पॉइंट पे लास्ट भी किया है, तो सिंपल सी बात है कि वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसका विस्थापन क्या होगा, इसका विस्थापन होगा 0। क्लियर है? ये हमारा टॉपिक था। अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। दूरी तथा विस्थापन की परिभाषा को हमने डिफाइन कर दिया था। अब देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब दूरी तथा विस्थापन में क्या क्या अंतर होते हैं। मेनली 4 होते हैं मुख्यतः, अगर पूरा एक्सप्लेन किया है तो 5-6 हो जाएंगे, बट हमें इतना ही जानना है जो मेन होते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि दूरी जो होती है वो अदिश राशि होती है और विस्थापन जो होता है वो सदिश राशि होता है। ठीक है, पहला डिफरेंस ये होता है। और दूसरी इसकी परिभाषा, दूरी की परिभाषा क्या होती है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की जो लंबाई होती है वो दूरी कहलाती है, और विस्थापन का प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। दूसरा भी हो गया। अब यहाँ पे ये दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। दूरी का मतलब क्या होता है, जितना हम ट्रैवल कर रहे हैं या जितना डिस्टेंस कवर, जितनी लेंथ कवर कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए कोई भी अगर सड़क या जितना हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो मीटर में आए, सेंटीमीटर में आए, mm में आए, लेकिन आएगा।
ठीक है। तो वैसे ही वो कभी शून्य नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल, शून्य नहीं हो सकता। वो कुछ ना कुछ उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा और कुछ ना कुछ उसका डिस्टेंस आएगा, या तो mm में आए, या तो सेंटीमीटर में आए, या फिर किलोमीटर में आए, लेकिन आना है। लेकिन विस्थापन के साथ ऐसा नहीं होता, विस्थापन शून्य हो सकता है, जो कि मैंने अभी पीछे भी बताया था। तो उसमें विस्थापन शून्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने इस स्थान पे, उसका प्रारंभिक स्थान वही है और फिर लौट के उसी प्रारंभिक स्थान पे फिर से आ जाता है, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थान जब दोनों सेम हो जाते हैं तो उस टाइम, उस स्थिति में जो विस्थापन होता है वो ज़ीरो हो जाता है। अब चौथी चीज़ क्या है कि ये सदैव धनात्मक होती हैं, मतलब कि दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव नहीं आएगा। ये नहीं होगा कि मतलब अगर हम चल रहे हैं तो -4 किलोमीटर चल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन अभी ये विस्थापन जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। क्लियर है? धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती है। अगर एक इन लोगों का अगर हम लोग देखा जाए, मतलब कि एक और डिफरेंस अगर हम इनमें लिख दें, तो जो चाल मतलब कि दूरी का जो सूत्र होता है वो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, एक ये अंतर हो जाएगा इसमें। और यहाँ पे वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। लेकिन अगर हम विस्थापन का फार्मूला बनाएंगे तो विस्थापन बराबर हो जाएगा वेग गुणे समय। क्लियर है? वेग गुणे समय। लेकिन दोनों को नापते उसी में है, इसको भी मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा में, और इसको भी मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा में नापते हैं। ये बात याद रखिए। ये डिफरेंस हो गए इतने, बस 5 ही डिफरेंस है, यही याद रखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।